हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर्जी के इस प्लेटफॉर्म पे। आप देख रहे हैं C#.NET का कोर्स और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, C#.NET का आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और डेफिनेटली जैसा मैं हमेशा से पढ़ाता आ रहा हूं किसी भी लैंग्वेज को, मैं कोशिश करता हूं कि आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बने, आपको बहुत बेसिक बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। ज्यादातर चांस ये है कि C#.NET अगर आप सीख रहे हैं तो आपने इसके पहले कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रखी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद आपने C एंड C++ जरूर सीखी होगी। नॉर्मली C#.NET सीखने वाले लोग वो लोग होते हैं जिनका पहले से प्रोग्रामिंग में कुछ बेसिक नॉलेज होता है, लेकिन यकीन मानिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊं जैसे कि आपने कोई लैंग्वेज इसके पहले ना पढ़ी हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमको C एंड C++ के साथ इसका बीच बीच में कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो अगर आपको बहुत अच्छे से नहीं भी आती है C एंड C++, तो भी आपको यहां पर C#.NET का कोर्स पूरी तरीके से समझ में आएगा। जहां जरूरी होगा मैं C++ के उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज भी करा दूंगा जिनका कंपैरिजन मैं C#.NET के साथ करने वाला हूं। आज हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है। डेफिनेटली आज मैं प्रोग्रामिंग पोर्शन को स्टार्ट नहीं करूंगा, बल्कि आज मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनाऊंगा कि ये C#.NET क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं। मैं आज आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूं और डेफिनेटली ये इंटरव्यू क्वेश्चंस भी बनते हैं, ऐसी बातें हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो C# है, इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जब हम बोलते हैं C#.NET तो आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। मतलब C# और .NET ये दो अलग अलग चीजें। C# लैंग्वेज है, .NET एक फ्रेमवर्क है, और जब हम बोलते हैं C#.NET तो इन दोनों को कंबाइन करके बोल रहे हैं, यानी ये दोनों की कैपेबिलिटीज की एक ही फ्रेम में बात हो रही है। तो C#.NET जब बोल रहे हैं तो वो एक्चुअल में ये दोनों चीजों की बात हो रही है। तो आज मैं इन दोनों की ही बात आपसे करने वाला हूं। तो सबसे पहले जो मैं पॉइंट बोलने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें बोलूंगा, आप चाहेंगे तो साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। C# जो है इज अ टाइप सेफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो जो C# है वो टाइप सेफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब कई लोगों को ये बात समझने में दिक्कत होती है कि व्हाट इज टाइप सेफ, है ना। टाइप सेफ जैसे मैं आपको बताऊं, C लैंग्वेज में, जिन लोगों का C लैंग्वेज का बैकग्राउंड है वो जल्दी समझ पाएंगे इस बात को। C लैंग्वेज में अगर मैंने लिखा int x और उसमें असाइन कर दिया लेट्स से 21, लेकिन आप ध्यान दीजिए मैंने जो 21 लिखा हुआ है वो डबल कोट्स में लिखा हुआ है, तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। आई एम ट्राइंग टू असाइन अ स्ट्रिंग इनटू अ int टाइप वेरिएबल विच इज रॉन्ग, है ना। सभी लोग समझते हैं इस बात को कि ये गलत लिखा है, लेकिन आप देखेंगे कि C लैंग्वेज में इसमें कोई एरर नहीं आती, यानी कंपाइलर इस समय इसको एरर नहीं बोल पाता है, ना रन टाइम पे कोई एक्सेप्शन आती है, बल्कि होता यह कि ये कोड चल जाता है, X में इस स्ट्रिंग का एड्रेस स्टोर हो जाता है, यानी कुछ हो जाता है जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आप सोच रहे हैं कि X के अंदर 21 रखा है, तो नहीं, X के अंदर 21 नहीं गया है, लेकिन एरर नहीं आई है और कुछ और हो गया है, यानी कि एड्रेस स्टोर हो गया है X के अंदर। इस जगह पर इसे एरर देना चाहिए था, इसलिए हम बोलते हैं कि C लैंग्वेज जो है टाइप अनसेफ है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप एक अकेली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, चाहे कितने भी अच्छे से आप मेहनत करके क्यों ना सीख रहे हो, आप बहुत सारे फीचर्स मिस कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। आज जब हम C#.NET की बात कर रहे हैं तो हमें पता चलता है कि C लैंग्वेज जो हमें ऑलरेडी आती है वो टाइप अनसेफ है। आज हमें पता चलता है कि ओके, टाइप अनसेफ होना और टाइप सेफ होना क्या होता है। C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि वो टाइप सेफ लैंग्वेज है, यानी अगर ये स्टेटमेंट आप C# में लिखेंगे तो वो एरर देगा। ठीक है, तो इन C लैंग्वेज नो एरर, in C# language it is an error. Got it? Okay. दूसरी बात यह कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है,
तो अगर आपने C++ पढ़ रखी है या जावा पढ़ रखी है, कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पढ़ रखी है, तो आप समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, जिनको अगर आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं लैंग्वेज के अंदर, तो वो लैंग्वेज कहलाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो C# इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब इसके अंदर इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट होगा, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होगा, पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट होगा, एब्स्ट्रैक्शन होगा, डेटा हाइडिंग होगा, ये सारे के सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं और इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्या फायदा है वो सब हमको कुछ लोगों को पता भी है और कुछ लोगों को नहीं पता है, तो वो सब हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो हमें ये पता चलता है कि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है that enables developers to build a variety of secure and robust application। बेसिकली मैं कह रहा हूं कि हम एक ऐसी एप्लीकेशन C# में बना पाते हैं जो कि रोबस्ट होती है, यानी किसी भी तरह की इनपुट के लिए या किसी भी तरह के एक्शन के लिए प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करने के लिए प्रिपेयर्ड होती है। तो सिक्योर होती है क्योंकि ये टाइप सेफ है, और भी बहुत सारे फीचर है, लेकिन टाइप सेफ होना एक सिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। और ये रन होती है .NET फ्रेमवर्क पे, ठीक है। C# रन्स ऑन .NET फ्रेमवर्क, ठीक है। C# रन्स ऑन .NET फ्रेमवर्क, ठीक है। अभी आप लोगों को ये डाउट आएगा कि फ्रेमवर्क क्या होता है, .NET फ्रेमवर्क एग्जैक्टली है क्या। मैं कवर करता हूं, धीरे धीरे सभी बातों को डिस्कस करता हूं। C# की मदद से हम लोग वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। यस, वी कैन क्रिएट वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस इन C#। लाइक किस तरह के एप्लीकेशंस की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर मैं बात कर रहा हूं विंडोज एप्लीकेशन की, जिसको हम बोल सकते हैं विंडोज क्लाइंट एप्लीकेशन, ठीक है। आप चाहें तो इसमें XML वेब सर्विसेज भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये चीज अभी पता नहीं है कि क्या होती है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी ना कभी आप लोग ये सब चीजें करेंगे, सीखेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा। इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट्स, ठीक है। हम इसमें क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस। क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस में वेबसाइट्स भी आ जाती हैं और इंटरनेट पे चलने वाली एप्लीकेशंस भी आ जाती हैं, ठीक है। डेटाबेस एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, डेटाबेस एप्लीकेशन, ठीक है। हम इसमें बहुत और भी तरह की एप्लीकेशंस बना सकते हैं, इसलिए मैं एंड नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एक्सेट्रा, यानी कि यहां पर और भी कई तरह की एप्लीकेशंस हम लोग बना सकते हैं। ओके, व्हाट नेक्स्ट इज, अगला पॉइंट है, हमें जब आप डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे, मैं आपको बताऊंगा क्या डाउनलोड और इंस्टॉल करना है आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए, तो आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो अल्टीमेटली जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करेंगे उसमें आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म मिलेगा, जहां पर सिंगल इंटरफेस मिलेगा, रदर कि आप प्रोग्राम भी वहीं पर बना लें, उसको कंपाइल भी कर लें, डिबग भी कर सकते हैं, उसको रन करके भी देख सकते हैं, प्रोजेक्ट पूरा ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा, फ्रेमवर्क के जो फीचर्स है उसको आप यूज भी कर ले रहे हैं, ढेर सारी फैसिलिटीज आपको एक ही स्क्रीन पर मिल जाएगी। तो इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस है। आप किसी भी तरह की एप्लीकेशन बना रहे हो, चाहे उसमें वो ग्राफिकल स्क्रीन आपको डिजाइन करने से रिलेटेड बात हो, या कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन ही क्यों ना बना रहे हो, या किसी भी तरह की एप्लीकेशन आप बना रहे हो, तो उसके लिए जितने टूल्स की जरूरत पड़ती है, आप सिंगल स्क्रीन पे सब कुछ फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी। तो यहां पर जो एक्सपीरियंस होगा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑसम होने वाला है, ठीक है। आपको बहुत मजा आएगा, बहुत सिंपल तरीके से आप यहां पे लिख सकते हैं। और अगर आप लोग फैमिलियर हैं C एंड C++ या जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि वो सब ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ब्लॉक्स।
सो व्हाट इज ब्लॉक? ब्लॉक वो जो कर्ली ब्रैकेट से आप बनाते हो, कर्ली ब्रैकेट आप लगाते हो, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये वाला स्टाइल आपने सी में भी देखा है, सी प्लस प्लस में भी देखा है और जावा में भी देखा है। आप कहते हो कि हम फंक्शन बना रहे हैं तो आप कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक बनाते हो, आप क्लास बनाते हो तो आप कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक बनाते हो, आप लूप लगाते हो तो आप कर्ली ब्रैकेट से लूप की बॉडी बनाते हो, इफ एल्स लिखते हो, स्विच केस लिखते हो, आप कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक बनाते हो, आप बहुत जगह पर ब्लॉक्स बनाते हो। ये ब्लॉक की आपको आदत है और यही आदत सी शार्प में भी चाहिए, तो आपके लिए ये बड़ा फैमिलियर एनवायरनमेंट होगा सीखने में, क्योंकि आपको यहां पर ब्लॉक्स ही यूज करने होंगे। तो जो सी शार्प है उसने सी प्लस प्लस के जो कई सारे सिंटैक्टिकल चीजें थी उनको सिंप्लीफाई किया है और कुछ एडिशनल फीचर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं जो आपको पहले की लैंग्वेजेस में नहीं मिलते थे, जैसे कि नलेबल टाइप्स को यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है। यहां पे एन्यूमरेटर्स भी हैं, एन्यूमरेशंस हालांकि आपको पिछली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी मिल रहा था। यहां पे डेलीगेट्स का एक कॉन्सेप्ट आया है जो किसी तरह से सी प्लस प्लस में आपने देखा है, बट उतना कन्वीनियंट नहीं था जितना कि आप सी शार्प में इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा लैम्डा एक्सप्रेशन का भी आपको कॉन्सेप्ट यहां पर मिलता है जो कि आजकल एडवांस कॉन्सेप्ट कहलाता है। इसके अलावा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का भी कॉन्सेप्ट आप यहां पर यूज कर सकते हैं। बहुत सारे और भी फीचर्स हैं, लेकिन जब आप सी प्लस प्लस से कंपेयर करते हैं तो आपको ये फीचर्स हाईलाइट होते हैं। सी शार्प में जेनरिक मेथड का भी सपोर्ट है, जेनरिक मेथड्स और जेनरिक टाइप्स आप इसमें यूज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जेनरिक प्रोग्रामिंग आपने सी प्लस प्लस में देखी है, शायद जावा में भी देखी होगी, तो वैसा कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर भी आपको मिल जाता है। यहां पर आपको इटरेटर्स का भी कॉन्सेप्ट मिलता है। ध्यान रहे, आप में से कुछ लोगों ने अगर एसटीएल पढ़ा हुआ है सी प्लस प्लस में तो आपने वहां पे भी इटरेटर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। जावा में भी इटरेटर्स का कॉन्सेप्ट होता है, पाइथन में भी इटरेटर्स का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सी लैंग्वेज में देखने को नहीं मिलता है। तो आप जब इटरेटर्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे सी शार्प में तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आप जो कलेक्शंस हैं उनको इजीली यूज कर सकते हैं, उनको इजीली उनके एलिमेंट्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आई नो फॉर सम पीपल दीज टर्मिनोलॉजीज आर लाइक न्यू टू देम, सो डोंट वरी, जस्ट आई एम गिविंग वर्ड्स सो दैट आपके दिमाग में ये वर्ड्स कहीं पर बैठ जाएंगे और धीरे धीरे जब दोबारा तीसरी बार चौथी बार कभी सुनेंगे तो लेयर बाय लेयर ये वर्ड्स आपको समझ में आने लगेंगे। तो अभी क्योंकि इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ये आप एक्सपेक्ट मत करिए कि हर टेक्निकल टर्म आपके लिए आसान होगी और आप उसकी पूरी डिटेल आज ही समझ जाएंगे। नो, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें आपको आती हैं तो उससे आप फैमिलियर हो जाएंगे। कुछ चीजों में आप नई टर्म्स अपने दिमाग में बिठाएंगे तो आपकी वोकैबुलरी हो जाएगी इंक्रीज। तो जैसा मैंने कहा कि यहां पर जेनरिक मेथड्स का, इटरेटर्स का कॉन्सेप्ट है और इसके अलावा यहां पे एक और चीज है लिंक, है ना। पहले तो मैं लिख देता हूं जेनरिक मेथड्स, ठीक है। जेनरिक मेथड्स का कॉन्सेप्ट है, इटरेटर्स का कॉन्सेप्ट है और 7th पॉइंट पे मैं कहना चाह रहा हूं कि यहां पे लिंक का कॉन्सेप्ट है। लिंक, LINQ। ये लिंक बेसिकली होती क्या चीज है? इट इज लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी और एक्सप्रेशन, है ना। लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी एक्सप्रेशन बोल सकते हैं आप इसे। ये क्या है? जब कोई भी डेटा सोर्स हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई डेटा सेट हो सकता है, कोई एसक्यूएल सर्वर हो सकता है, राइट, या कोई एक्सएमएल डेटा हो सकता है। उस डेटा को एक्सेस करने के लिए सी शार्प लैंग्वेज में ये लिंक का कॉन्सेप्ट है। तो लैंग्वेज से इतनी क्लोजली इंटीग्रेटेड है कि आपको उसको यूज करके ये वेरियस सोर्सेस से डेटा को एक्सेस करना बहुत ही आसान लगेगा। बहुत ही कमाल के फीचर्स यहां पर मिलते हैं जिससे कि आप डेटा को बहुत इजीली एक्सेस कर पाते हो, फिर वो चाहे एसक्यूएल सर्वर से डेटा मिल रहा हो या एक्सएमएल से डेटा मिल रहा हो या कोई और सोर्स से आपको डेटा मिल रहा हो। तो ये जो लिंक है इसका सपोर्ट एक बहुत ही काम का फीचर है। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें आपको इसकी जरूरत महसूस होगी, ठीक है। तो लिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और प्लीज ये सब चीजें मैं डिटेल में कवर करूंगा, आगे आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर का पार्ट 1। अभी बहुत कुछ बताना मुझे बाकी है इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ही, तो इसके पार्ट 2 को आप जरूर देखिएगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।